हेलो, माइक टेक्सटिंग। आवाज आ रही सब लोग को? हेलो बच्चों, आवाज आ रही सब लोग को? ओके, दैट्स गुड। अब अपन आगे चालू करते हैं और पढ़ाई करते हैं। अब तक बच्चे ऐड हो चुके हैं काफी कुछ, और बहुत कुछ बाकी है ऐड होना। तो देखो, जब तक सब बच्चे ऐड हो रहे हैं, मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। कम से कम 500 रुपये वाली ट्रिक बताता हूँ। कौन सी? 500 रुपये वाली ट्रिक बताता हूँ, ठीक? जैसे मान लो आपको सिग्मा निकालना है इन एस एंड पी। कोई भी आप ले लो जिसमें आपको सिग्मा निकालना है एस एंड पी में। मान लो क्लोरीन में निकालना है, ठीक है? क्लोरीन में निकालना है, तो कोई भी एलिमेंट दिया है जिसके लिए आपको सिग्मा कैलकुलेट करना है ना, किसी भी शेल के लिए, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। जैसे मान लो इसके लिए तुमने लिख लिया 1, या फिर एक ही लाइन में ट्रिक बताता हूँ। जिंक के लिए, या जिंक के लिए ले लेते हैं ना, जिंक के लिए ले लेते हैं, तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया। बोलो हो, ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया, ठीक है बेटा? और इसको आगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा। 4s2 ये क्या हुआ? जिंक हुआ। तो चलो, जिंक के बाद क्या होता है? गैलियम। और वहाँ क्या होता है? जिंक के बाद गैलियम, और वहाँ सेलेनियम। सेलेनियम सेलेनियम का नंबर कितना आएगा बेटा? सेलेनियम का नंबर कितना आएगा? सेलेनियम का नंबर आएगा, आई सपोज इट विल बी 34। ओके, हाँ 34 आएगा, सही है। 34 नंबर है ना? तो इधर तक कितना हो गया? 30। तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ 4p4। करेक्ट है। और उसने बोला कि एस के इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कैलकुलेट करो, मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग कैलकुलेट करो। अब आउटर मोस्ट तो ये दोनों है ना? तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो सबसे हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है इसको काउंट कर लो, ठीक है ना? इसको काउंट कर लिया तुमने। हाईएस्ट एस और पी के लिए क्या करना है? एस एंड पी के लिए क्या करना है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा तुमने, देखा हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये है। और क्या किया इधर? 6 माइनस 1 इंटू 0.35 कर दिया। जस्ट अंदर वाली शेल, ये वाली शेल, इधर क्या कर दिया? 18 इंटू 0.85 कर दिया। उसके अंदर वाली शेल, मतलब उसके अंदर जितने भी बचे 10 इंटू 1 कर दिया, आ गया सिग्मा। ठीक है बेटा? ये काय के लिए हुआ? एस एंड पी ऑफ आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल, करेक्ट है। अब मान लो ये तो उसके लिए हो गया। अब मान लो वो आपसे बोले फॉर 3D कैलकुलेट करो सिग्मा। वो बोल रहा है फॉर 3D कैलकुलेट करो सिग्मा। तो यदि 3D के लिए बोलेगा तो क्या करना है? तो सबसे पहले 3D के लिए करना है तो इन दोनों को छोड़ देना है। इसके D को 10 माइनस 1 इंटू 0.35 करना है। जितने भी उसके बाद बच गए इधर से लेकर के इधर तक, इन सब को गिन लेना है। 18 इंटू 1 बराबर 18 कर देना। बोलो हो, बात क्लियर है बेटा सब लोगों को? इंटू 18 कर देना। मतलब मैं आपको ट्रिक से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको एकदम जो है बहुत शॉर्ट से बहुत जल्दी जो है आंसर आ जाए। अब मान लो किसी ने बोला कि सर 3p पे कैलकुलेट कर दो, है ना? कोई बच्चे ने अभी पूछा है कि सर 3p पे एक बार कैलकुलेट कर दो। लो भाई, तुम्हारे 3p पे भी कैलकुलेट कर देते बेटा। उसके लिए मैं इधर ऊपर की साइड कर देता हूँ। तो 3p पे यदि कैलकुलेट करूंगा तो d वाले को नहीं लूंगा, क्योंकि आपको पता है बाहर होता है d वाला। बाहर वाले को नहीं लेना है कभी, लेना अंदर वाले को ही है। तो इन दोनों पे क्या करूंगा मैं? 7, या लिखूंगा 8 माइनस 1, 8 माइनस 1 इंटू 0.35 ले लूंगा, है ना? और ये दोनों फिर क्या हो जाएंगे? अंदर वाली शेल हो जाएगा। ये हो जाएगा 0.85 इंटू 8, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1। इतनी स्कीम यदि आपको याद है तो इट इज वेरी वेरी गुड। मतलब कि आप हर एक चीज का सिग्मा कैलकुलेट कर सकते हो। इतनी लंबी चौड़ी क्लासेस में जो मैंने आपको पढ़ाया उसको ट्रिक में एक ही पेज पे सब कुछ बता दिया, ठीक है ना? क्या पूछ रहा है? 0.85 क्यों नहीं लिया? कहाँ पर क्यों नहीं लिया 0.85? ये डी वाले में बोल रहे हो क्या बेटा? डी वाले में
डी वाले में क्यों, परागी कल भी तो बताया था बेटा, ये कैलकुलेशंस मैंने नहीं किया, स्लेटर का रूल ही ऐसा है कि डी में सिर्फ आपको डी के इलेक्ट्रॉन गिनने हैं, -1 करना है, इंटू 0.35 करना है, और जो अंदर के जितने बच गए हैं सारे के सारे में इंटू 1 कर देना है। क्यों नहीं लिया उसको हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, तो रूल है, उसी रूल के हिसाब से तो तुम कैलकुलेट कर रहे हो, तो उसने जो रूल बताया उसको तो फॉलो करना पड़ेगा ना, ये बात है बेटा, ठीक है ना। चलो भाई, तो अब मैं आपको 3 4 5 बार ये पढ़ा चुका हूँ और ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहता, आता भी नहीं है इससे ज्यादा, और दूसरी बात इससे ज्यादा पढ़ाया भी नहीं जा सकता। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे, कल मैं आपको कोवलेंट रेडियाई पढ़ा रहा था, मुझे याद है। इसके पहले अभी जब मैं बस क्लास चालू कर रहा था तो किसी बच्चे ने ग्रुप पे डाउट डाला था कि इसका मतलब समझा दो, वहां पे लिखा हुआ क्या था, वहां पे सिंपल लिखा हुआ था अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। तो भाई मैंने आपको कितना अच्छे से एक्सपेरिमेंट समझाया था कि मॉजले ने ये बताया था कि जब वो एक्सरे मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन मेटल्स पे मारता था तो उनसे जो एक्सरेज इमिट होते थे, उन एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट था, दैट हैड अ रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर के साथ में ग्राफ प्लॉट हुआ था, और वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा था। जबकि वही ग्राफ जब एटॉमिक मास के साथ प्लॉट हुआ था तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा था, एंड हेंस मोस्टली सेड दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द properties of the element and their atomic number, या more precise relationship with atomic number with the properties of element rather than atomic mass। मतलब एलिमेंट की प्रॉपर्टीज का उनके एटॉमिक नंबर से ज्यादा अच्छा रिलेशनशिप होता है, ज्यादा बढ़िया तरीके से आप रिलेशनशिप देख सकते हो एज कंपेयर टू रिलेशनशिप विद द एटॉमिक मास। मतलब प्रॉपर्टीज नंबर के साथ ज्यादा रेगुलरली वेरी करती है देन दी मास। ये सब बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया था, है ना। तो चलो अब मैं आपको बताता हूं कि कोवलेंट रेडियाई के बारे में, कोवलेंट रेडियाई के बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है। कोवलेंट रेडियाई क्या होता है, जब दो एटम आपस में 82 तक आपको क्वेश्चन करना है एक्सरसाइज 1 में, जिन लोगों ने अभी तक देखा नहीं है, मैंने एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 82 विद सॉल्यूशन डाल दिया है डाउट ग्रुप पे। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन 82 तक आपको करना है सॉल्व, और बीबी 3 तक करना है सॉल्व, वहां तक के इलस्ट्रेशन भी सारे कर लेने हैं सॉल्व, ठीक है ना। तो आपको इतने क्वेश्चन करने हैं सॉल्व विद सॉल्यूशन, वहां पे लिखे हुए हैं, और ये आईओसी के क्वेश्चन है, इनमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 10-12 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता है, तो इसलिए आपको समय बहुत कम लगेगा इनको सॉल्व करने में, जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। मॉड्यूल मैंने डाल दिया डाउट ग्रुप पे, आप उससे कर लेना, ठीक है, विद सॉल्यूशन डाल दिया, तो कोई चिंता की बात नहीं। नेक्स्ट टेस्ट आपका शायद 18 तारीख को है, जिसमें मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर आ रहा है, और वो टेस्ट जो हो रहा है वो शायद दूसरे फेज के साथ भी, मतलब दूसरे फेज नहीं है, फेज 2 पूरा का पूरा है, उसमें कुछ ऐसा है। तो जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन आप लोग पूरी मेहनत करें, 2 चैप्टर आएंगे उसमें, मोल कंसेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। 18 तारीख को वाला टेस्ट होगा आपका। तो कोवलेंट रेडियाई की हम बात कर रहे थे। कोवलेंट रेडियाई क्या होता है, जब दो एटम आपस में मिलते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, उनके बीच जो दूरी होती है उसकी जो आधी दूरी होती है उसको कोवलेंट रेडियाई बोलते हैं। ये कल डिसाइड हो चुका था, ठीक है। उसको हम कोवलेंट रेडियाई बोलते हैं, आरसी मतलब कोवलेंट रेडियाई, करेक्ट है बेटा। अब ये तो एटम ए था और ये भी एटम ए था, तो ये जो दूरी है इनके दो न्यूक्लियस के बीच की, ये जो दूरी है इनके बीच के न्यूक्लियस के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को मैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोल सकता हूं, ए ए, दैट स्टैंड्स फॉर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन एटम ए एंड ए। कुछ समझाने लायक नहीं है, बिल्कुल सरल बात है, दो न्यूक्लियस के बीच की दूरी, उसकी जो आधी दूरी होती है, और जो आरसी होता है दैट इज कोवलेंट रेडियाई इज आई एन डी, बल्कि मैं इसको आर सी ए कर देता हूं क्योंकि ये कोवलेंट रेडियाई ऑफ ए है।
IND AA/2 हो जाएगा। मतलब यदि कोई ये बोले कि this is atom Bhola and this is atom Bhola and their internuclear distance is, this is atom B, this is atom B, IND बराबर 160 pm मान लो, find radius of B, कोई बता सकता है, it is so simple, RB will be equal to 160 by 2 and that is equals to 80 pm। किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, एकदम सरल है। अब अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। मान लो किसी ने क्या किया कि एटम ए के बीच की दूरी नाप ली, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये IND हो गया, और ये एटम BB के बीच की दूरी भी नाप ली एंड से दिस इज IND BB, दिस इज IND AA एंड दिस इज IND BB। तो यदि मान लो ये IND AA जो है, मान लो मैं ऐसा बोल देता हूं, दिस इज इक्वल टू 100 pm एंड दिस इज इक्वल टू मान लो 140 pm। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ये हो जाएगा फाइंड IND AB। तो द थिंग इज दैट ये A हो जाएगा और ये B हो जाएगा, है ना। सो दिस इज इक्वल टू IND AB which will be equal to RA plus RB, और RA plus RB यहां से कैलकुलेट आप करोगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 50 plus 70 is equal to 120 pm। समझ ला, समझ ला, कोई दिक्कत कोई परेशानी, सरल था, बिल्कुल एकदम सरल था। इधर नाप लिया A का RA, इधर नाप लिया B का RB। ठीक है, above formula is applicable only if there is no or very less, there is no or very less electronegativity difference between A and B। पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से क्या फर्क पड़ेगा। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ना हो A और B के बीच में। करेक्ट है बेटा, जल्दी से इसको आप नोट करो, फटाफट आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आने से फर्क क्या पड़ जाएगा इस फॉर्मूले पर पहले उसके आपको इसको नोट करना पड़ेगा। कर लिया बेटा? अच्छा, थोड़ा सा शायद देखने में प्रॉब्लम भी हो रही होगी। ओके, इट्स ओके, अब देख लें आप लोग। तो ये जो फॉर्मूला है, अब फॉर्मूला इज एप्लीकेबल only if there is no or very less electronegative difference between the atoms। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना। ये आपने 9th 10th में कभी ना कभी पढ़ी होगी डेफिनेशन, जिन्होंने नहीं पढ़ी वो आज सुन लो। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है, जब दो एटम बॉन्ड बनाते हैं, जैसे इन दो एटम ने बॉन्ड बनाया, तो इसमें बीच में जो ये बॉन्ड है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक एटम अपनी ओर जितना इलेक्ट्रॉन खींचेगा, उसकी जो टेंडेंसी होगी टू पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है बच्चों, तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है तब क्या होता है, आप खुद सोचो। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो एक एटम अपनी ओर ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा कंपेयर टू सेकंड वन, तो जो अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा
क्या उस एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा? और जो एटम से दूर इलेक्ट्रॉन जाएंगे क्या उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बच्चों? और यदि ऐसा कभी हुआ तो आप समझ रहे हो चार्जेस आने से अट्रैक्शन बिटवीन द टू एटम्स हल्का सा बढ़ जाएगा, हल्का सा बढ़ जाएगा। तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? जो आपने एक्सपेक्टेशन किया था उससे ज्यादा होगा या उससे कम होगा? अब बताओ बेटा। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे कम हो जाए, है ना बेटा? तो हम यहाँ पर लिखेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव को EN से रिप्रेजेंट करूंगा। डिफरेंस चार्जेस डेवलप on two bonding atoms. Positive charge on less electronegative atom and negative charge on more electronegative atom. ठीक बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव शब्द कभी 9-10 तक आता है क्या कोर्स में आप लोगों को? इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है, ओके, बहुत बढ़िया। तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो अपनी ओर खींचेगा और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उससे थोड़ा सा दूर की ओर जाएगा, ठीक है ना? देखो जैसे कि ये एटम ए है और ये एटम बी है मान लो, है ना बेटा? अब मान लो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये मान लो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इनके बीच जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है ना तो ये बीच में रहना चाहिए दो इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि बॉन्ड क्या होता है, कोई लठ तो होता नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे, है ना? तो बी अपनी ओर ज्यादा खींचेगा, तो जब बी अपनी ओर ज्यादा खींचेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना? So negative and positive charge appears develops due to electronegative difference charges develop, है ना? And due to charges attraction increases, extra attraction आ गया बेटा। पहले जब एक दूसरे के पास आ रहे तब चार्जेस नहीं थे, जब मिले तो चार्जेस आ गए। ड्यू टू चार्जेस अट्रैक्शन इंक्रीजेस एंड internuclear distance AB decreases from what was expected। तो जो फॉर्मूला आ जाता है इसका, एक फॉर्मूला ये है, इसके अलावा भी फॉर्मूले दिए गए हैं, आपके लिए इतना ही काफी है। वो होता है RA प्लस RB माइनस 0.09 XA माइनस XB, वेयर XA बराबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम A, और इसको मैंने मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माना है। यदि B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तो उसको पहले लिख देते हैं। एंड ऑफ कोर्स XB क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ एटम B। यहां मैंने इसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव माना, करेक्ट है बेटा? जैसे कि आप ये मानो, आई होप सो सबको यहां तक बात समझ में आ गई है जो भी आपसे बात की गई है, कि RA एंड RB इन एमस्ट्रॉम, इनकी वैल्यूज को एमस्ट्रॉम में आपको रखना है, ठीक है ना? ऐसा है, कीप द वैल्यूज इन एमस्ट्रॉम। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मच, ठीक है ना? यहां तक सब लोग को क्लियर है। मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, इफ IND H2 is 0.74 angstrom and IND F2 is 1.44 angstrom, 1.44 angstrom, if electronegativity of hydrogen is equal to 2.1 and fluorine is equals to 4, find IND HF। अब ये बहुत ही सरल सवाल हो गया आपके लिए
फॉर्मूला ऊपर लिखा है, सारी वैल्यूज लिखी है, आपको कैलकुलेट करना है, सभी लोग कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद मुझे उत्तर बताएंगे। ठीक है ना, बहुत सरल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो रॉकेट साइंस हो, बहुत ही ज्यादा सरल है। ठीक है ना, डायग्राम बता दिया, सबके एकदम प्रॉपर तरीके से बता दिया। आई होप सो सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, निकाल लोगे क्या? चलो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट करो। जो बोर्ड पे लिखा है उसी से कैलकुलेशन हो जाए। कृपया करके ध्यान दिया करो पढ़ाई पे, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। सबसे पहले आप निकाल लो, यदि निकाल सकते हो तो। H2 INDHH ये वाला निकाल लो, मतलब INDH निकालो, सॉरी RA निकालो, RF निकालो, -0.09 इनटू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को पहले लिखो, लेस को बाद में लिखो, बाकी कैलकुलेशन कर लो। यदि आपका उत्तर आ जाए तो करेक्ट उत्तर मैं मान लूंगा। ठीक है, कुछ आया आंसर? एनी आंसर विच यू हैव गॉट टिल नाउ? इतने सारे बच्चों में किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? देवांश ने आंसर निकाला है एक, और किसी ने आंसर निकाला है? बस एक ही आंसर निकाला है। यार इतना आलसी मत बनो यार, ऐसे कैसे पढ़ोगे? मतलब इतने आलसी बनोगे तो कैसे पढ़ोगे? प्लस माइनस भी मैं करूंगा तुम्हारे लिए। अथर्व ने एक आंसर निकाला है, एक आंसर वरुण ने निकाला है, समर्थ ने आंसर निकाला, वो भी नेगेटिव में आंसर निकाला। समर्थ कुछ तो यार विचार करो यार जीवन के, मतलब ऐसे कैसे नेगेटिव में निकाल दिया तुमने आंसर? एक संदेश ने आंसर निकाला है, एक परागी ने भी आंसर निकाला है। ओके बेटा, बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को पहले लिखना है, लेस को बाद में लिखना है ना? तो मोर को पहले लिखना है, मैंने आपको पहले ही बताया, एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब एफ और एच में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ये है ना, ये है ना, ऐसा है। चलो भाई, यहाँ वहां की बातें मत करो, सिर्फ आंसर दो, बाकी चीजों में मुझे ना कोई इंटरेस्ट है ना मैं सुनूंगा आपकी बातें। आप तो इसका आंसर दो, बहुत ज्यादा सरल है, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, एकदम सरल घटिया सवाल है। अभी थोड़ी देर पहले पूरी थ्योरी पढ़ा दी है, सवाल को आपको करना चाहिए। चलो भाई, मैं ऊपर का मिटाता हूँ, तब तक आप और विचार कर लो। मैं आप सबको बताऊं, अनफॉर्चुनेटली एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है। अनफॉर्चुनेटली एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं है। तो आप विचार कर लो, तब तक मैं बोर्ड मिटा करके वापस से कर रहा हूं, तब तक आप थोड़ा विचार कर लो। आप सबका आंसर गलत है, पूरी पूरी क्लास के आंसर है। हाँ, पहली बार किसी का आंसर सही दिखाई दे रहा है, अब 2 बच्चों का, अब 3 बच्चों का, अब 4 बच्चों, मतलब 3 बच्चों का आसपास आंसर है, आसपास आंसर है, ऐसा है। बाकी सबका आंसर इससे पहले जो दिया था गलत था। चलो, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ बोर्ड को। आपने क्वेश्चन तो नोट कर ही लिया होगा, और फिर मैं उसको सॉल्व करता हूँ, और फिर आप खुद ही देखना कि आप लोगों ने क्या कचरा किया है क्वेश्चन के अंदर। आपके सामने फॉर्मूला था, सारे डाटा थे, सिर्फ प्लस करना था, मल्टीप्लाई करना था और माइनस करना था। अब भाई, टीचर पढ़ा सकता है आपको, पहाड़ा थोड़ी ना सिखाएगा बैठ के। पहाड़ा तो आपको आता है, वो थोड़ी ना सिखाना। 9 का टेबल तो सबको ही आता है, नहीं आता होता तो वो भी सिखा देते भाई। अभी लास्ट क्लास में 3-4 बच्चों ने सही आंसर दिया था। मेरी समझ में सुनने के बाद आप लोगों ने, बाकियों ने भी अपने आप करेक्शन कर लिया होगा, जो जो कचरा कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का खूब प्रैक्टिस करना है, जेड इफेक्टिव इफेक्टिव निकालने का प्रैक्टिस करना है। अब जेड इफेक्टिव में कुछ रटना तो है नहीं बेटा, आपको मैंने 3-4 बार पढ़ा दिया वो। आप कोशिश करो, क्योंकि जितना मैंने आपको पढ़ाया इतना लोगों को आता नहीं है जनरल। अभी भी कुछ बच्चों के आंसर ठीक हैं और कुछ के आंसर पहले की तुलना में ठीक हो गए हैं, लेकिन कईयों के आंसर अभी भी गलत है। आपको बोला था भाई INDHH बराबर 0.74 एंगस्ट्रॉम है, और INDHR
FF बराबर 1.44 एंगस्ट्रॉम, ऐसा आपको मैंने बोला था, है। अब ये बात थी बेटा वहां पे कि आपको निकालना था इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितना है। सो IND HF आपको निकालना था। IND HF क्या होता, दैट विल बी RH प्लस RF माइनस 0.09 इंटू X फ्लोरीन माइनस X हाइड्रोजन, क्योंकि फ्लोरीन वाज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी वैल्यू 4 दी थी, हाइड्रोजन की 2.1 दी थी। अब यहाँ बहुत लोगों ने गलती की, उन्होंने RH की जगह 0.74 लिख दिया। क्या है मतलब, IND दिया था, RH निकालना तो 0.37 होता। अब ये कॉमन सेंस मैं आपको क्यों सिखाऊं जब मैं आपको ये थ्योरी पूरी पढ़ा चुका हूँ। अभी बताया था ना, IND AA डिवाइड बाई 2 करके बताया था ना, फिर ये तो आपको करना चाहिए था। 0.37 प्लस RF 1.44 by 2, so that becomes equal to, I suppose, 0.72. ठीक है, माइनस 0.09 इंटू 1.9, 4 माइनस 2.1 इज इक्वल टू 1.9। 1990 पहाड़ा पढ़ लो भाई। पहले इधर 0.72 लिख दो, यहाँ टकलू लिख दो, ये 9 आया, ये 0 आया और ये 1 आया, और यहाँ पर 1 8 आया, 9 1 जा 9 और 8 17, 171। 1 3 के बाद पॉइंट लगाना तो 0.17, तो 0.1710। अब जो आंसर आ जाए वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्लस माइनस आपको मैंने बोला ना, मैंने एग्जैक्ट आंसर आपसे, मैंने नहीं बोला हर व्यक्ति एग्जैक्ट आंसर निकाल ले, लेकिन 3 आंसर आ रहा है, 2 आंसर आ रहा है, कुछ तो भी आंसर आ रहा है, ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है ना भाई। समझ रहे आप मेरी बात को, माइनस करना है वहां पे, प्लस नहीं करना है, 0.919 आ जाएगा। क्या सबको बात समझ में आ गई? तो आपको ये सवाल बन जाना चाहिए था कायदे से, क्योंकि आसान सवाल था, है ना। टेस्ट में आ जाए तो आप टेस्ट में कर लेना, कैलकुलेशन सब सही है, उसको आप टेंशन मत लो, कैलकुलेशन सब सही है। IND आपको दिया था पूरा को पूरा, आपको IND से RH निकाल लेना था। जब IND HH दिया था तो RH क्या होता है, IND/2 होता है। देखो पन्ना पलट के, क्या थोड़ी देर पहले IND AA लिखा था तो डिवाइड बाई 2 लिख करके RA लिखा था, वही कॉमन सेंस आपको यहाँ लगाना था। IND का मतलब क्या हुआ, IND का मतलब ये था, आपको HH के बीच की दूरी दी थी भाई, HH के बीच की दूरी दी थी आपको, करेक्ट है। तो ये दूरी आपको 0.74 दी थी। पर यदि आपसे कोई पूछेगा RH बराबर कितना होता है, तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2 होता है, सो दैट इज 0.74 बाई 2। आपको FF दिया था भाई, FF के बीच की दूरी दी थी, और ये जो दूरी आपको दी थी दैट वाज 1.44 एंगस्ट्रॉम। तो यदि कोई आपसे ये पूछता कि RF की वैल्यू कितनी है, तो दैट विल बी 1.44 डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट कम्स आउट टू बी 0.72। ये आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है। आई होप सो सब लोग बात को समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में इसको माइनस भी करना था, पर आगे सिर्फ यहीं पे एंड नहीं करना था, यहाँ माइनस भी करना था। आई होप सो सब बच्चे समझ गए, ठीक है। और आपको ये भी लगा होगा, अरे यार क्या गलती करी, मतलब कितनी घटिया सी गलती हमने करी है, ठीक है ना। नहीं करनी चाहिए थी आपको गलती इतनी घटिया सी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फैक्ट्स वगैरह जो मैंने बोले थे उतारने के लिए, सब लोगों ने उतार लिए थे ना फैक्ट्स। फैक्ट्स सबने उतार लिए थे अपनी कॉपी पे, जो मैंने बोले थे वो बोला था, जैसे ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट वगैरह लिख लेना, है ना। कौन सा मैन मेड रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। कुछ बच्चों ने पूछा रेडियो एक्टिविटी का क्या मतलब होता है। रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है जब कोई न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता है एटम का, तो वो अपने आप से अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल ये सब इमिट करता है और अपनी स्टेबिलिटी को लेटर ऑन गेन करता है। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक। बहुत हाई एनर्जी पार्टिकल्स को इमिट करता है, यदि हम हमारे शरीर के संपर्क में आ जाए तो हमारे कचरे हो सकते हैं, ठीक है ना बेटा। ऐसे करके था, तो आपको वो चीजें एक बार पढ़ लेनी चाहिए। सब फैक्ट्स थे, कितनी गैसेस होती हैं पीरियोडिक टेबल में, किस पीरियड में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, कौन लॉन्गेस्ट पीरियड है, कौन लॉन्गेस्ट ग्रुप है ना। इस टाइप से क्वेश्चन आपको सबको पता, किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट है। यदि मैं बोलूं नंबर ऑफ एलिमेंट इन लॉन्गेस्ट इन अ ग्रुप, maximum number of maximum element in a group is equal to number of maximum element in a period, the statement is true or false? The number of
maximum element in a group is equal to number of maximum element in a period, the statement is true or false? The statement is true. The statement is true. And why it is true? क्योंकि फोर्थ ग्रुप में 28 तो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ही होते हैं ना भाई। फोर्थ ग्रुप में 4 एलिमेंट होते हैं और एफ ब्लॉक के 28 होते हैं, तो 32 हो गए। और पीरियड में भी क्या होता है, पीरियड में भी 32 ही होते हैं मैक्सिमम। तो आई होप तो सबको बात समझ में आ गई। ठीक है ना मेरे भाई, आना चाहिए इतना आपको, यदि इतना नहीं आएगा तो आपका कचरा होती। पीरियोडिक टेबल का ज्ञान आपका बहुत ही सुंदर होना चाहिए। आपको पीरियोडिक टेबल पे बिल्कुल रटी पड़ी होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल कहाँ कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और नंबर क्या है वहां के, एटलीस्ट इतना तो पता ही हो कि यदि मैं एक हाइपोथेटिकल डायग्राम ठोक दूं तो आप मुझे ये तो कम से कम बता पाओ कि यहाँ पर कौन से नंबर का एलिमेंट आएगा, वो किस ग्रुप में आएगा। मान लो कल के दिन मैंने लिख दिया यहाँ 23, यूं बना दिया, यूं बना दिया, यूं बना दिया, है ना, कुछ ऐसे कर दिया, कुछ ऐसे कर दिया, इधर मैंने मार्क कर दिया एक्स और आपसे बोल दिया बताओ ये कौन से ग्रुप में आएगा। तो आपको बातें पता होनी चाहिए, मतलब इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते हो कि मेरे को सर, मेरे को तो नहीं पता सर यहाँ पे क्या आएगा सर, मेरे को क्या पता सर यहाँ पे क्या आएगा सर, है ना। तो वो आपको पता होना चाहिए। किसी ने यहाँ लिख दिया वाई, बताओ वाई में क्या आएगा, आपको पता होना चाहिए वाई में क्या आएगा। इधर 23 लिखा है मतलब ये 22 होगा, मतलब ये 21 होगा। अभी 21 है तो इसके ऊपर का डब्बा इधर क्या आ जाएगा, 39 आ जाएगा, तो 57 आ जाएगा, तो 89 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे एग्जिस्ट करता हैगा। समझ लो, समझ लो कि नहीं समझ लो, है ना। हालांकि यहाँ पर 89 ही नहीं 14 एलिमेंट और भी हो सकते हैं। तो ये बाई डिफॉल्ट मैंने ऐसे बना दिया था। इस एक्स को हटा देता हूँ जिससे कोई कंट्रोवर्सी ना रह जाए। तो मैं यहाँ से हटा करके इधर एक्स कर सकता हूँ, पूछ सकता हूँ बताओ यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा। तो आपको पता होना चाहिए। लेंथना में तो यहाँ हाफी नियम आता है, यहाँ जिरकोनियम आता है, वो सब मैंने आपको ट्रिक्स बता दी। जब आप टेबल में कुछ इस तरीके से मतलब काम करने लग जाओगे तो आपसे किसी भी लेवल के क्वेश्चन बनने लग जाएंगे। समझ रहे हो बात को? तो आपसे किसी भी लेवल का क्वेश्चन बनने लग जाएगा। एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लो पॉली का रूल ब्रेक हो जाए और एक ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए, या फिर स्पिन क्वांटम नंबर की पॉसिबल 3 वैल्यूज हो जाए। यदि स्पिन क्वांटम नंबर की पॉसिबल 3 वैल्यूज हो जाए तो बताओ फोर्थ पीरियड में कितने मेंबर एग्जिस्ट करेंगे। अभी फोर्थ पीरियड में कितने मेंबर एग्जिस्ट करते हैं, अभी फोर्थ पीरियड में कितने मेंबर एग्जिस्ट करते हैं, अभी कितने एग्जिस्ट करते हैं ये पूछ रहा हूँ। अभी 18 एग्जिस्ट करते हैं। अनाप शनाप आंसर मत दिया करो, ठीक है ना। अभी 18 एग्जिस्ट करते हैं। कितने एग्जिस्ट करते हैं? 18 एग्जिस्ट करते हैं। जब एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं 2 तो 18 एग्जिस्ट करते हैं। जब एक ऑर्बिटल में भरेंगे 3 तो कितने एग्जिस्ट करेंगे? जब भरते थे 2 तो 18 एग्जिस्ट करते थे, जब भरता 1 तो 9 एग्जिस्ट करता, तो भरेगा 3 तो 27 एग्जिस्ट करेगा। आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्या बात सबको समझ में आ गई? So that will be the answer. The answer will be 27. करेक्ट है। मान लो बेटा एक स्पिन क्वांटम नंबर की 4 पॉसिबल वैल्यूज होती। मान लो स्पिन क्वांटम नंबर की 4 पॉसिबल वैल्यूज होती तो कितने एलिमेंट होते फोर्थ पीरियड में? तो फोर्थ पीरियड में 36 एलिमेंट होते। वेरी गुड, करेक्ट है आंसर आपका। 36 एलिमेंट आपके पास में होते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलो भाई तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप सो सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, मेरे पास क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है, बट आगे सिलेबस भी बढ़ाना है। और आप पहले ना वो याद करो, क्या कहते हैं उसको, टेबल को अच्छे से याद करो। यदि आप टेबल को अच्छे से याद कर लोगे तो मैं आपसे और क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ, तेजी के साथ क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन आप पहले टेबल को याद करो बहुत अच्छे से सभी बच्चे। मैं सोच रहा था रात को, कई बार मैंने सोचा कि मैं रात में ना तुम लोगों को क्विज दे देता हूँ डाउट ग्रुप पे, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी। मेरे को लगा यार याद व्याद किया नहीं होगा तुम लोगों ने, इसलिए फिर मैंने नहीं पूछा। मेरे मन ये था कि चलो पार्टिसिपेट करते हैं। फिर 2 चीजों के कारण मैं डर गया। मैंने कहा पहली बात तो इन्होंने अभी तक टेबल फेबल याद नहीं की होगी, और दूसरी बात ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करेंगे तो कितने करेंगे, 10-15 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, तो बाकी लोग क्या कर रहे होंगे, टांगे पसार के सो रहे होंगे बढ़िया, या किसी से चैटिंग कर रहे होंगे। तो फिर मैंने कहा मेरा दिल टूट जाएगा। तो इससे अच्छा काई के लिए अपना मतलब ट्राई ट्राई क्यों मारो ऐसी जगह जहां पर कि अपन को पता है रिजेक्शन आ जाएगा। क्या कहते हो यार, सही है कि नहीं है?
अपन ऐसे व्यक्ति से जाके क्यों बोले कि है कि नहीं है ना, तो जहां से रिजेक्शन आता हो वहां इंसान को ट्राई नहीं मारना चाहिए, मेरी अपनी थ्योरी है, तो इसलिए मैंने ट्राई नहीं मारा। चल बेटा आगे बढ़ते हैं। आप डरपोक कह सकते हो, आप कह सकते हो आप डरपोक हो, सही बात है आपकी। तो द थिंग इज दैट, लेकिन आप भी तो अपने आप को बदलो सिर्फ मेरे करने से क्या होगा। तो खैर आगे बढ़ते हैं। सो दैट वाज अबाउट द रेडियाई। अभी रेडियाई पे आगे बढ़ते हैं खूब सारा, फिर मैं देखूंगा 8:30 के बाद यदि आप लोगों ने कुछ पार्टिसिपेट कर लिया, आपका फायदा है। देखो बेटा मेरा अपना कोई पर्सनल फायदा नहीं, मैं आपसे एक बार सच्ची बोलूं तो ये जितना भी डाउट आउट मैं आपके क्लियर करता हूँ और भिड़ा रहता हूँ पूरे टाइम, इसमें मेरा अपना कोई पर्सनल फायदा नहीं और मैं इसके बिना भी बच सकता हूँ। आप धीरे धीरे इस बात को समझ जाओगे कि इस पूरे टीचिंग लाइन में कितना मास्टर ऐसा है जो 24/7 बच्चों के साथ लगा रहता है। कहने वाले बहुत होते एक आदमी, कहने वाले मतलब आप, मैं बता रहा हूँ कहने वालों की कोई कमी नहीं है। इमोशनल बातें करना, बच्चों को मूर्ख बनाना, ये एक्सपर्ट हैं इसमें लोग, मतलब पूरे हिंदुस्तान में भरे पड़े हैं। लेकिन एक्चुअल जब काम करने की बारी आती है ना, तो फिर वो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो कितना काम करते हैं बच्चों के साथ में, कितनी देर में उनके डाउट का जवाब देते हैं। तो खैर, तो नुकसान आपका ही है, नुकसान मेरा नहीं है बेटा, नुकसान आपका ही है, दैट इज इट। तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, मैं आपको बहुत फायदा करा सकता हूँ यदि आप पार्टिसिपेट करो तो मैं और क्वेश्चन देता आपको और आनंद आ जाता। चलो आज रात को देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। तो बात चल रही थी, किसकी बात चल रही थी, बहुत बढ़िया बात चल रही थी हमारी, रेडियाई पे बात चल रही थी। कोवलेंट रेडियाई खत्म हो गया है ना, कोवलेंट रेडियाई मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी, कोवलेंट रेडियाई क्या होता है। ठीक, अब सुनो, इसके बाद एक रेडियाई आता है जिसे हम बोलते हैं वेंडरवाल रेडियाई बोल देते हैं पहले, है ना, वेंडरवाल रेडियाई। अब वेंडरवाल रेडियाई क्या होता है? इट इज हाफ द internuclear distance between two atoms or molecules joined together by van der Waals forces. van der Waals forces, अब बेटा जो van der Waals forces होते हैं सबसे वीकेस्ट टाइप के फोर्सेस होते हैं, है ना। अभी नेक्स्ट चैप्टर जो केमिकल बॉन्डिंग है उसमें van der Waals forces आएंगे, तो वहां पे पढ़ाएंगे। एक आइडिया मैं आपको फिर भी देना चाहूंगा, तो आप जल्दी से आइडिया ले लो बस, अभी इसको फिर मैं मिटा दूंगा आइडिया देने के बाद, ठीक है ना बेटा। जैसे क्या होता है, दो नोबल गैसेस एक दूसरे के पास आ गई, अब ये एक मान लो नियॉन है और ये दूसरा भी मान लो नियॉन है, करेक्ट है बेटा। तो क्या होगा, जब इनमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के पास आएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा। जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ये दूर की ओर धक्का देगा, तो इसको डिस्टॉर्ट कर देगा। इसको मैंने रेफरेंस माना इसलिए इसको गोली रखा है, और इसको क्या करेगा, डिस्टॉर्ट कर देगा इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दूर की ओर धक्का दे देगा। तो नेगेटिव चार्ज थोड़ा दूर की ओर चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज थोड़ा पास की ओर आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव दूर की, अब तुम ये वाला है, अब इसका गोला यदि उस तरफ सरक गया, उस तरफ सरक गया तो पॉजिटिव थोड़ा इस तरफ हो गया रिलेटिवली, क्योंकि एटम आगे बढ़ सकता है, पहले तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कार्ड नहीं बढ़ सकता था। सो अल्टीमेटली क्या होगा, ये थोड़ा आगे की ओर शिफ्ट करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे बढ़ गई, तो क्या इसका इलेक्ट्रॉन और इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा पास पास आ गया। तो ये है वैन डर वाल्स फोर्स, ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स मैंने आपको बताया है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ। वैसे वैन डर वाल्स फोर्स 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं, लेकिन और भी ज्यादा लोग बांट देते हैं, ऐसा नहीं है, नॉलेज के आधार पे। बट द थिंग इज दैट 3 मेनली वैन डर वाल्स फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, कीसम फोर्स, डिबाई फोर्स और लंगन फोर्सेस, ठीक है ना। उसमें से एक सिंपलेस्ट टाइप का मैंने अभी आपको बताया, ये है वैन डर वाल्स फोर्स। ये बड़ा वीक टाइप का फोर्स होता है, यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच अट्रैक्शन हो गया, ये बहुत वीक टाइप का फोर्स होता है, और यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग एयरिंग नहीं होती है, ठीक है बेटा। वीक टाइप का फोर्स होने का मतलब ये हुआ कि एटम दूर दूर रहेंगे। वीक टाइप का फोर्स होने का मतलब क्या हुआ, एटम ऑब्वियसली दूर दूर रहेंगे। इसलिए बेटा आप याद करो, मैंने बोला था वैन डर वाल्स रेडियाई सबसे बड़ा रेडियाई होता है आउट ऑफ कोवलेंट मेटेलिक एंड कोवलेंट मेटेलिक एंड वैन डर वाल्स रेडियाई। द लार्जेस्ट रेडियाई वाज वैन डर वाल्स रेडियाई एंड स्मॉलेस्ट वाज कोवलेंट, क्योंकि वहां ओवरलैपिंग हुई थी। यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, ठीक है बेटा, यहाँ पर कोई ओवरलैपिंग एज सच
नहीं होती है। अब एक चैप्टर आता है गैसियस स्टेट। उस गैसियस स्टेट चैप्टर में आप कुछ थ्योरी पढ़ोगे कि एक को वॉल्यूम करके कंसेप्ट होता है। उस कंसेप्ट को जब आप पढ़ोगे गैसियस स्टेट में, तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा कि वैन डर वाल रेडियाई जो होता है, अभी नहीं पढ़ा रहा हूं उसको, नई दुकान खोलूंगा, चैप्टर भी नहीं चल रहा है, तो वैन डर वाल रेडियाई is equal to 2 into covalent radii. But let me tell, not always. It is an ideal definition. 2 into covalent radii. It is ideally said. Practically ऐसा नहीं होता है, ज्यादा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं. It is a ideal condition. ठीक है बेटा. इसके अलावा एक बात और बता दूं, वैन डर वाल रेडियाई is measured. Van der Waal radii is measured in solid state. In solid state. तो ये सेंटेंस आप, सॉलिड स्टेट का मतलब जब एटम आपस में, मतलब गैसियस एटम है लेकिन वो सॉलिड स्टेट में एक दूसरे के साथ अरेंज्ड है, मतलब गैसियस एटम नहीं, सॉरी क्या बोले उसको, नोबल गैसेस है लेकिन हमने उसको सॉलिडिफाई किया, टेम्परेचर गिराया, सॉलिड फॉर्म में आ गया, तभी वैन डर वाल रेडियाई नापते हैं। ऐसे नहीं कि गैसियस स्टेट में ही नाप रहे हैं या लिक्विड स्टेट में नाप रहे हैं। वैन डर वाल रेडियाई इज मेजर्ड इन सॉलिड स्टेट। तुमने मेरी बात को सुना है, सॉलिड स्टेट, वैन डर वाल रेडियाई इज मेजर्ड इन सॉलिड स्टेट जनरली। ठीक है बेटा, सो दैट इज इट। So this van der Waal radii is measured in solid state. ठीक, चलो, तो van der Waal radii अपन ने ये भी बता दिया ना। जैसे कि मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन, कंपेयर कोवलेंट रेडियाई ऑफ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो आप आसानी से बोल सकते हो किसका कोवलेंट रेडियाई बड़ा होगा। आयोडीन का साइज बड़ा है तो ऑब्वियसली उसका कोवलेंट रेडियाई बड़ा होगा बेटा। दो फ्लोरीन जब एटम आपस में ओवरलैप करेंगे तो गप्पू गप्पू होंगे, लेकिन आयोडीन की बात करें वो तो मोटू मोटू होगा। तो चूंकि आयोडीन बड़ा है साइज में, तो ऑब्वियसली आयोडीन का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी ज्यादा होगा, तो आयोडीन का रेडियाई भी ज्यादा होगा। तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ कंपेयर करके, आयोडीन ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन फ्लोरीन। क्लियर है बेटा इतनी बात। अब यदि इसके बाद यदि बात चले तो फिर बात चलेगी कंपेयर द van der Waal radii of फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बेटा वैन डर वाल रेडियाई का भी यही तुलना होगा, आयोडीन ग्रेटर देन ब्रोमीन, ग्रेटर देन क्लोरीन, ग्रेटर देन फ्लोरीन। क्योंकि यदि आयोडीन का कोवलेंट रेडियाई 50 है तो वैन डर वाल रेडियाई 100 हो जाएगा, और क्या। समझ लो, कुछ उल्टा सीधा कर दिया। अच्छा हाँ सही है, आयोडीन था वो, स्पेलिंग में ऐसा हो गया है ना, सही था। चलो, क्या बात क्लियर है आपको, उसका डबल हो जाएगा, है ना। तो कोई इसमें रॉकेट साइंस, कोई समस्या वाली बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। दिस वाज थोड़ा सा थ्योरी अबाउट द वैन डर वाल रेडियाई। बहुत ज्यादा अभी पढ़ाना नहीं चाहता हूँ मैं, जैसे जैसे केमिस्ट्री आगे बढ़ेगी वैसे वैसे इसके बारे में और ज्ञान देता जाऊंगा और अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बेटा, अभी फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ, या आप लिख लो इसको फटाफट, उसके बाद मैं आपको मेटेलिक रेडियाई का ज्ञान देता हूँ, है ना। ठीक है बेटा, ओके डन। अब एक लाइन लिख देता हूँ कोवलेंट रेडियाई के बारे में, मैंने लिखी नहीं, या वैन डर वाल रेडियाई, कोवलेंट रेडियाई दोनों के बारे में वो सही है, दोनों के बारे में वो लाइन सही है।
और वो कुछ ऐसी है कि as we move from left to right in periodic table, covalent radii decreases, covalent radii decreases, ठीक है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं कोवलेंट रेडियाई डिक्रीजेस, दिस टू कोवलेंट रेडियाई डिक्रीजेस, ठीक है ना। अब एक और स्टेटमेंट मैं आपसे बोलता हूँ, as we move from left to right, radii decreases up to fluorine, up to 17th group, for second and third period. फोर्थ पीरियड में बातें थोड़ी सी और वेरी करती हैं, बताऊंगा मैं आपको। फॉर सेकेंड एंड थर्ड पीरियड decreases up to 17th group, thereafter it increases। एक्चुअली क्या होता है कि नोबल गैसेस में वैन डर वाल्स रेडियाई होते हैं, वहां कोवलेंट रेडियाई होता नहीं है, बिकॉज noble gases have वैन डर वाल्स रेडियाई। बेटा नोबल गैस शेयरिंग तो करती नहीं किसी के साथ में, आपको तो पता है। नोबल गैस शेयरिंग कहाँ करती है किसी के साथ, नोबल गैस तो नॉन रिएक्टिव होती है ना बेटा, तो शेयरिंग तो करती नहीं, तो वहां वैन डर वाल्स रेडियाई है, वैन डर वाल्स रेडियाई, करेक्ट है बेटा। दिस इज लाइक दिस। कायदे की बात ये कि कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन अब बुक्स में दे देता है, ऑब्जेक्टिव में दे देता है, इसलिए मैंने कंपेयर कर दिया। लेकिन कायदे की बात ये रेडियाई कंपेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक्चुअल रेडियाई कैसा होगा ये तो कोई जानता ही नहीं है। नोबल गैसेस को सॉलिड स्टेट में लाओगे तब भी बेटा, नोबल गैसेस को आप सॉलिड स्टेट में ला तो सकते हो ना बच्चे। नोबल गैसेस नॉर्मली जो एग्जिस्ट करती है वो काय में एग्जिस्ट करती है, वो एग्जिस्ट करती है गैस में। लेकिन यदि आप टेम्परेचर गिरा दोगे -273 Kelvin is a temperature, -273 degree centigrade is a temperature at which ideally everything will be solid। समझ रहे हो बात को। तो जब अपन टेम्परेचर गिराते हैं तो सॉलिड नाइट्रोजन बन जाता है ना बेटा। टेम्परेचर गिराओगे तो काइनेटिक एनर्जी गैसेस मॉलिक्यूल्स की कम हो जाएगी, तो पास पास आ जाएंगे, तो उनमें अटक, वो तो रूम टेम्परेचर पे गैसेस होते हैं। गैसेस में वैन डर वाल्स रेडियाई अपन नहीं नापते बेटा, वी मेजर वैन डर वाल्स रेडियाई इन सॉलिड स्टेट, ठीक है ना। चलो तो खैर, बिकॉज नोबल गैसेस हैज वैन डर वाल्स रेडियाई, तो एकदम रेडियाई बढ़ जाता है किसका, नोबल गैसेस का। हाँ मैंने बता दिया आपको 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड या -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। चलो बेटा, तो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज सॉलिड गैस जो है -273.15 पे होती है, लेकिन कोई भी चीज हो वो इस पे तो हो ही जाएगी, है ना। आइडियल सॉलिड बन जाता है इस पे। ये हाइपोथेटिकल टेम्परेचर अचीवेबल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा टेम्परेचर गैस जो है वो लिक्विड में आएगी और लिक्विड जो है फिर सॉलिड में चला जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट, वो कंसेप्ट बिल्कुल होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बेटा। So the thing is that as we move from left to right, radii decreases up to 17 group. Thereafter it increases because noble gases have van der Waals radii, ठीक है ना। एक बात और याद रखना आप लोग कि the largest difference of radii, the largest difference of radii is seen between second and third period, is seen between second and third period। जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है सेकंड और थर्ड पीरियड के बीच में होता है, इज सीन बिटवीन सेकंड एंड थर्ड पीरियड, एंड thereafter difference between thereafter difference between third and fourth
फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सेवंथ period members is not that significant. It is due to, अभी दो शब्द आगे चल के इंट्रोड्यूस करूंगा, ट्रांजिशन एंड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये शब्द आगे चल के पढ़ाने वाला हूं, कल के लेक्चर में आ जाएगा शायद। लेंथेनाइड और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऐसा होता है। तो जो डिफरेंस सेकंड और थर्ड पीरियड में देता है दिखाई, वो डिफरेंस हमको वापस से कभी नहीं देता दिखाई। मतलब यदि साइज का ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा जो वेरिएशन आता है वो सेकंड और थर्ड पीरियड के बीच में आता है। देयर मे बी एक्सेप्शन, बट अपन नॉर्मल ट्रेंड की बात कर रहे हैं। सेकंड और थर्ड पीरियड के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस आता है रेडियाई का। उसके बाद में ज्यादा बड़ा डिफरेंस कभी भी रेडियाई का नहीं आता है। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ पीरियड के बीच में रेडियाई ज्यादा डिफर नहीं करते। इसलिए ट्रांजिशन एलिमेंट में हम बोलते हैं कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप देयर रेडियाई डज नॉट इंक्रीज अप टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। उनके रेडियाई लगभग समान बने रहते हैं। आर यू गेटिंग मी? मैं क्या बोल रहा हूँ? उनके रेडियाई में बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ पीरियड में ही एग्जिस्ट करता है। तो फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ पीरियड के साइज का अंतर बड़ा नहीं होता है। साइज का अंतर सेकंड और थर्ड पीरियड के बीच में बड़ा होता है। ऐसा आप समझ लें कुछ इस तरह से कि आपकी लंबाई एकदम बड़ी होगी जब आप 10-12 साल के हुए होंगे, एकदम आपकी लंबाई बढ़ गई होगी। और जो लंबाई का डिफरेंस आपको 10 साल से 12 साल, 13 साल के बीच में दिखाई दिया होगा, वो लंबाई का डिफरेंस उसके बाद में नहीं दिया होगा दिखाई। आई सपोज दिस इज जस्ट अ एग्जांपल। यदि आप समझ गए हो तो इट इज गुड। सेकंड और थर्ड पीरियड के बीच में डिफरेंस सबसे बड़ा दिखाई देता है, उसके बाद में डिफरेंस बड़ा नहीं होता है। मतलब डाउन द ग्रुप बढ़ता तो है, लेकिन उस तेजी से नहीं बढ़ता। क्या समझ ला? क्या समझ ला? बेटा खुशी आप पूरा नहीं पढ़ते हो। मैंने नीचे लिखा ऐसा क्यों, मतलब ये तुम लोग को पता है? तुम लोग का बस चले, तुम मेरे से ये भी पूछ लो, सर क्यों चलती है पवन, क्यों भीगे हैं मन, क्यों, हाँ मतलब कुछ भी सामने लिखा हुआ ड्यू टू ट्रांजिशन एंड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और अभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया, कल समझाऊंगा उसको, तब भी पूछ रही है। चलो लिखो बेटा, ट्रांजिशन एंड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है भाई। मैंने आपको बहुत तन्मय तरीके से सिखा दी हैं, बहुत ज्यादा बोल बोल करके बताया है। ठीक है, चलो ये पॉइंट्स तो हो गए, वैंडरवाल भी हो गया। अब मैं आपको एक नया रेडियाई पढ़ाता हूँ जिसको हम बोलते हैं मेटेलिक रेडियाई। सो नाउ लेट अस रीड मेटेलिक रेडियाई। व्हाट इज मेटेलिक रेडियाई? डेफिनेशन मेटेलिक रेडियाई की सब बच्चे समझ गए होंगे। मेटेलिक रेडियाई इज half the internuclear distance between two atoms which are joined together by metallic bond. लिख लो भाई, सबकी डेफिनेशन एक ही तो है। कोवलेंट रेडियाई is half the internuclear distance between two atoms which are joined together by covalent bond. Van der Waals radii, half the internuclear distance between two atoms joined together by Van der Waals forces. Metallic radii, half the internuclear distance between two atoms which are joined together by Van der Waals forces. कौन सा पढ़ा रहा हूँ? मेटेलिक रेडियाई तो joined together by metallic forces है ना, और metallic bonding। लिखो 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 लिखो, जल्दी पल्ली पल्ली जल्दी, फटाफट झटाफट एकदम। चलो भाई, तो अब मैं लिखता हूं यहां पर मेटेलिक रेडियाई। तो मेटेलिक रेडियाई, तो मेटेलिक रेडियाई इज हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इधर लिख देता हूं, सूख गया। हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between atoms joined together by metallic bonding. It does not involve overlapping. अब बेटा ये जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है
ये आपको आएगी फिजिक्स में। एक्चुअली केमिस्ट्री में मैंने देखा नहीं है जनरली लोगों को मेटलिक बॉन्डिंग पढ़ाते हुए। मैं आपको आइडिया जरूर दूंगा मेटलिक बॉन्डिंग होती क्या है ना। ऐसा नहीं केमिस्ट्री में आती नहीं है, लेकिन वो पता नहीं क्यों ज्यादा डिस्कस नहीं होती है। सच फिजिक्स में डिटेल में शायद डिस्कस होती है। खैर, मेटलिक बॉन्डिंग में होता क्या मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्या है बेटा कि जो ये है एटम है ना, ये एटम कुछ ऐसे मेटल्स में अरेंज रहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन रहता है ना वो ये थोड़े पास पास रहते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए थोड़े दूर दूर दिखा रहा हूँ। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा हमारा गांव होता था पहले के जमाने में। हम किसी भी घर में जा सकते थे, हम किसी भी घर में कभी भी जा सकते थे। समर्थ पता नहीं क्या पूछ रहा है, खैर जो भी पूछ रहा हो, हम किसी के घर में भी कभी भी जा सकते थे, है ना बेटा। तो इधर क्या होता है कि ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इलेक्ट्रॉन कभी किसी का ऐसा नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन का मैंने नाम रख दिया, इसका नाम रख दिया कालू, इलेक्ट्रॉन का नाम मैंने रख दिया कालू, या आप कोई और नाम रख लो इलेक्ट्रॉन का। ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन का कोई और नाम रख लेते हैं। कोई सुंदर कन्या का नाम बता दो, इलेक्ट्रॉन का नाम मान लो मैंने आलिया रख दिया, है ना। आलिया सुंदर कन्या है, आलिया रख दिया। और ये मान लो कोई और है, समर्थ है, ये समर्थ है, और समर्थ इज न्यूक्लियस, समर्थ, पता नहीं स्पेलिंग गलत लिख दी होगी मैंने, और ये आलिया है। पर ये समर्थ की गलत फहमी है कि आलिया सिर्फ उसकी है और हरदम उसी की रहेगी, बिल्कुल भी नहीं। आलिया चंचल है, आलिया यहाँ वहां घूमती रहेगी। अभी वो इधर है, वो कभी भी इसके न्यूक्लियस के कंट्रोल में आ सकती है, और किसी और की आलिया इसके कंट्रोल में आ सकती है। तुम लोग थ्योरी समझ में आ रही है? तुम लोग थ्योरी समझ में आ रही है? बगल से किसी और की, मतलब मान लो इधर कहीं पर एक और क्यारा है, और वो इधर से इधर माइग्रेट कर जाती है, और ये इधर से इधर माइग्रेट कर जाता है। ये चलता रहता है, एक्सचेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स चलता रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चंचल है। वो किसी और न्यूक्लियस के संपर्क में आ सकते हैं, और ये इतनी दूरी दूरी पे नहीं है, ऐसा छोटी छोटी दूरी पे रहता है। तो वो क्या होता है, मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, बहुत फास्टली मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन बेटा, है ना। ये आगे चल के इसीलिए बोल रहा हूँ फिजिक्स में आप पढ़ोगे, क्योंकि वहां पे आपको थोड़ा कम्युनिकेशन वगैरह सब कुछ सिखाएंगे ना, तो वो सब इन इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के कारण ही होता है ना। तो द थिंग इज दैट इलेक्ट्रॉन्स मूव करता रहता है एक जगह से दूसरी जगह। अब सुनना आप मेरी बात को, जब इलेक्ट्रॉन मान लो ये मूव कर रहा है, तो ये इधर है बेटा, है ना, ये इधर है, और इधर कौन है, ये समर्थ है जो कि एक न्यूक्लियस है, और ये दूसरा कौन है, कोई भी होगा, वो भी समर्थ ही है एक्चुअली, वो भी समर्थ ही है एक्चुअली, मतलब। लेकिन अब बेटा लड़की का नाम मत बताओ, ये लड़के का नाम बताओ, न्यूक्लियस है ना, निकुंज, निकुंज बोल रहा है, मैं हूं सर, सो दिस इज निकुंज। वैसे मैं बताऊं, ये भी समर्थ है, ये भी समर्थ है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस एक ही है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए निकुंज यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। यहाँ भी कोई है, और 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 इधर भी कोई है, उधर भी कोई है। तो यहाँ भी कोई होगा, कोई और नाम जो मुझे अथर्व, अथर्व है यहाँ पर भी कोई है, और यहाँ पर हर्षित है, यहाँ पर वरुण है, यहाँ पर भी जो है वो समीर है, और यहाँ पर कहीं पर पार्थ है। तो इस तरीके से बहुत सारे छोरे हैं। आलिया इधर है, आलिया इधर है। आलिया अभी समर्थ की थी, लेकिन थोड़ी देर में आलिया यहाँ से माइग्रेट करेगी। और एक बात मैं आपको बताऊं, यदि निकुंज ये सोच रहा है कि आलिया वहां से चल दी है तो सिर्फ मेरी है, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। ये सिर्फ इधर नहीं होगी, ये इधर भी हो सकती है, ये इधर भी हो सकती है, ये इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, अंदर की ओर भी, मतलब थ्री डायमेंशनली आलिया मूव करेगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? थ्री डायमेंशनली आलिया, इट इज बाई चांस कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर जाए, ठीक है। पर एक बात मैं आपको बताऊं बेटा, जो सबका होता है ना वो किसी का नहीं होता। मैंने एक बात देखी है अपने जीवन में, कि बहुत अच्छे लोग जो होते हैं ना वो किसी के दोस्त नहीं होते। मतलब मेरे को ना गुडी गुडी लोगों से उल्टी आती है, मैं आपको सच बोलूं तो। बहुत ज्यादा चॉकलेटी टाइप के लोग होते हैं ना, गुडी गुडी, सबसे ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, महान महान बातें करना। हाँ, आई जस्ट थिंक दैट कि ये लोग जब एक्सपोज होते हैं ना तो बहुत बुरे एक्सपोज होते हैं। मैं आपसे सच बोल रहा हूँ ये बात, मतलब मेरा जीवन का यही वो है, जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि बहुत ज्यादा गुडी गुडी लोग ना, दे आर गुड फॉर नथिंग। वो किसी के नहीं होते, शायद वो खुद के भी नहीं होते। दैट इज ट्रू। सो नाउ अब लेकिन बेटा ये मेरी थ्योरी है, किसी और की थ्योरी कुछ भी हो सकती है। मैंने जो अपने जीवन में देखा वो ये देखा है। अत्यंत शरीफ व्यक्ति यदि मेरे को जब दिख जाता है ना, तो मैं उससे डिस्टेंस बना लेता हूँ। पता लग जाता है महा स्वार्थी आदमी आगे जाके निकलने वाला है, किसी के काम नहीं आ सकता अपने जीवन में, ऐसा। आई सपोज यू अंडरस्टैंड दिस, क्लियर थी बात ना। तो ये जो आलिया थी सबकी थी,
तो आलिया जब सबकी होगी ना तो किसी की नहीं होगी। जिसके बहुत सारे दोस्त होते हैं ना उसका कोई दोस्त नहीं होता, जिसके बहुत सारे दोस्त होते हैं ना उसका कोई दोस्त नहीं होता। तो यदि आलिया सिर्फ इन दो के बीच में शेयर हो रही होती, मतलब दो इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के बीच में होते तो बॉन्ड मजबूत होता। यदि दो इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियस के बीच में होते तो बॉन्ड मजबूत होता। लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन सब दूर घूम रहे थे तो बॉन्ड इतना मजबूत नहीं हो सकता। सो मेटेलिक बॉन्ड इज लेस मजबूत देन दी, मेटेलिक बॉन्ड इज लेस मजबूत देन दी, आइला बोलो ना बेटा, बोलो ना बेटा, इट इज लेस मजबूत देन दी कोवलेंट बॉन्ड। क्या तुम लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? क्या तुम लोग को मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको एक और बात समझाता हूँ जिसपे बहुत सारे बच्चे जिनने खूब साल भर पढ़ाई की होती है, खूब साल पढ़ाई की होती है, उनसे जब भी मैं ये बात बोलता हूँ तो उनको क्या लगता है? लगता है इसको आता नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात? शुरू के दिनों में ऐसे ही होता था, जब मैं आईयूसी शुरू में पढ़ा रहा था तो ऐसे ही होता था। जब मैं पढ़ाता था ना तो आधी क्लास निकल के मेरे पीछे आ जाती थी बोलने के लिए, सर ये क्या पढ़ा दिया आपने, सर ये तो गलत चलत है, मतलब मैं तो पढ़ के आया हूँ एक्स वाई जेड जगह बड़े बड़े तुर्रम खान से और आपने गलत पढ़ा दिया। तो मेरे को प्रूव करने में बहुत समय लग जाता, तो उनको समझाने की बेटा आपने गलत पढ़ा हुआ, मैं क्या करूँ उसके लिए, पढ़ा सही है समझा नहीं। अब मैं आपको बात समझाता हूँ, स्टोरी समझो आप। वो कहते हैं आईओसी बोरिंग है, मैं कहता हूँ आपने पढ़ी नहीं है इसलिए तुमको बोरिंग लगती है। बताओ इतनी सुंदर स्टोरी कहाँ पे बनती है यार? जीवन है आयुषी, कैसे बोरिंग हो सकती है यार? देखो वहां वरुण भी है, वहां समर्थ भी है, वहां आलिया भी है, बोरिंग कैसे हो सकती है यार? आप नहीं समझे इसलिए आपको बोरिंग लगी, आप यदि समझ जाते तो आपको इंटरेस्टिंग लगती, उसके लिए पढ़ना पड़ता। तो पिक्चर बनाने की जगह पढ़ो तो शायद आप बोल पाओगे कि इट इज नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट, इट इज अ वेरी मच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स और लाइक केमिस्ट्री, रेस्ट ऑफ द केमिस्ट्री, लेट्स टेक ऑन। पर मान लो बेटा, ऐसा सपना हम लोग सब अपने जीवन में देखते हैं कि काश ऐसा होता, आलिया यहाँ होती और ये सारे एटम पास से गायब हो जाए, ये सारे एटम पास से गायब हो जाए। क्या बोल रहे हो आप, मेरी बात समझ रहे हो? वरुण, समर्थ और जो जो बच्चे थे यहाँ पर, जो जो बच्चे यहाँ पर थे, कालू, संटे, बल्लू, बत्ते, सारे के सारे यहाँ से गायब हो गए। अब आलिया सिर्फ दो के बीच में, इधर समर्थ है इधर निकुंज है। आपको क्या लगता है कौन सा बॉन्ड बनने वाला है? अब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा या अब मेटेलिक बॉन्ड बनेगा? अब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, अब कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। मतलब यदि मैं कल के दिन आपसे ये बोल दूं Na2 में कौन सा बॉन्ड होता है, तो क्या आप मुझे बता दोगे Na2 में कौन सा बॉन्ड होता है? Na2 will have covalent bond. It does not has the option of metallic bonding. आलिया चंचल है, वो घूमना चाहती है यहाँ वहां, वो इसके पास भी जा रही है, उसके पास भी जा रही है, उसके पास भी जा रही, परंतु she does not has a option. There are only two atoms. Are you getting me? And there has to be a covalent bond. मेटलिक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो जब मैं ये बात बच्चों से बोलता था कि दो सोडियम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उनको समझ में नहीं आता, उनको लगता अरे वो सोडियम में कोवलेंट बॉन्ड कैसे बन सकता है, मेटल में कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना दी साहब सर, हम तो नहीं पढ़ा हूँ इस बात को। तुम नहीं पढ़ा तुम्हारी गलती है भाई, हमारी गलती थोड़ी ना। कंसेप्ट को समझो। मैंने बताया कि सोडियम Na2 के बीच कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तुमने बताया मेरे को, मैंने पूछा तुमसे कि यदि इसको अलग कर दें तो क्या होगा, और तुमने बता दिया मेरे को भाई कि कोवलेंट बॉन्ड बनता है। आ गया बेटा समझ में? एक आध बच्चा शायद इसको 10th में पढ़ के आया, उन टीचर को मैं मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने आपको ये बात पढ़ाई, अच्छे टीचर रहे होंगे। क्लियर है बेटा इतनी बात? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं बेटा। आईएससी में पढ़ा हुआ, आईएससी बोर्ड है उसके अंदर पढ़ा हुआ, जहां भी पढ़ा मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ उसके लिए। आप लोगों को समझ में आ गया बेटा? आप लोगों को सबको समझ में आ गया? वेरी नाइस, वेरी गुड, ओके बेटा। तो नॉर्मली मेटेलिक बॉन्ड जो होते हैं वो मेटेलिक रेडियाई जो होते हैं वो बड़े होते हैं एज कंपेयर टू कोवलेंट रेडियाई, बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व ओवरलैपिंग। क्या बात क्लियर है बच्चों? क्या बात क्लियर है बच्चों? ओके। अब मैं आपको मेटेलिक रेडियाई 3D सीरीज के बताना चाहता हूँ, या मेटेलिक रेडियाई डिपेंड्स अपॉन मेटेलिक बॉन्डिंग, वो मैं आपको समझाता हूँ। मेरा पूछा कहाँ चला गया, तो ये रहा, आप इसको उतार लो बेटा, या जगह थोड़ी सी खाली है मैं उसको इस्तेमाल ही कर लेता हूँ, है ना। तो क्या होता है बच्चों, आप कहीं पे लिख लेना Na2 में कोवलेंट बॉन्ड होता है, Na2 हैज कोवलेंट बॉन्ड। किसी ने पूछा सोडियम में बॉन्डिंग कौन सी होती है, तो लिखना मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। तो आप बोलो सर एक सोडियम में कैसी बॉन्डिंग होगी, अरे उसका मतलब ये नहीं है। उसने पूछा सोडियम में कौन सी बॉन्डिंग होता है, अनंत सोडियम में मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, करेक्ट है। और यदि कोई पूछे Na2 में कैसी बॉन्डिंग होती है, तो बोलना कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, करेक्ट है।
अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है ना। और ये भी बॉन्डिंग में मैं आपको समझा दूंगा कि Na2 बॉन्ड भी क्यों बनाएगा, है ना। देखो, जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है बच्चों, वो दो फैक्टर पे निर्भर करती है। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, या मैं यहाँ पे लिख दूं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, number of electrons in valence shell। क्या तुम लोग को दिखा मैंने क्या लिखा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तुरंत प्रभाव से मैं यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम्पल, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। फाइंड ऑर्डर ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग, फाइंड ऑर्डर ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग। तो आई होप सो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा बेटा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें एक ही। आउटर मोस्ट शेल में इसके बेटा 3 इलेक्ट्रॉन, इसके 2 है। तो बेटा सोडियम यहां लिखा मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आई होप सो आपको बात समझ में आ गई जो मैं कह रहा हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। चलो इसको मिटा के कहीं पे लिखता हूँ अच्छे से सुंदर तरीके से, ठीक है ना। आपको कंपेयर करना था तो मैं कंपेयर कर देता हूँ। ऑर्डर ऑफ एल्युमिनियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम ग्रेटर देन सोडियम, ठीक है बेटा। अब मैं और ज्यादा लिख दूंगा वहां पे, आप टेंशन मत लो उसकी। आप जल्दी से इसको कर लो बेटा, जल्दी से इसको कर लो, ठीक है ना। तो मेटेलिक बॉन्डिंग कहाँ पे स्ट्रांग होगी बेटा? एल्युमिनियम में, फिर मैग्नीशियम में, फिर सोडियम में, ठीक है ना। जल्दी से लिख लो, समय हो जाएगा, नहीं तो पढ़ाना बहुत रहता है बेटा, समय नहीं रहता होता सच बोलूं तो। चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। लेट मी मिटाओ दिस। ये क्या है? ये 2 चैप्टर यदि आपने अच्छे कर लिए अपने, पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग, तो आपका केमिस्ट्री का बेस जो है बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। ये 2 चैप्टर आपने कर लिए तो आप देखोगे कि आईओसी में बहुत सारी चीज, 11th आईओसी आपका खत्म, और 12th आईओसी जब मैं कनेक्ट करूंगा इससे, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ यार बिल्कुल इंटरकनेक्शन है 100%। तो चलो बच्चों, तो यहां तक की कहानी हुई। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? आप लोग लिखो, सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बच्चों? आपको तो पता है ना। सोडियम कहाँ लिख दूं? इधर लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। इधर 3, इधर 2, इधर 1। वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट शेल में, है ना। साइज का ऑर्डर, साइज ऑर्डर यदि बात करें तो बेटा, as you move from left to right the size goes on decreasing. So aluminum or say sodium greater than magnesium greater than aluminium। बोलो बेटा, बात क्लियर है बच्चों? as you move from left to right the size goes on decreasing. Metallic bonding increases, as metallic bonding increases size decreases, as metallic bonding increases, atoms comes closer, internuclear distance decreases, size decreases। बोलो बेटा बात क्लियर है? बोलो बेटा बात क्लियर है? अब सुनो आप मेरी बात को ध्यान से। जब हम 3D सीरीज देखते हैं, जिंक वाली सीरीज, तो मेटलिक बॉन्डिंग, सर मेटलिक बॉन्डिंग सेम एज, सर इज ना 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 बेटा, साइज के इनवर्स रिलेशनशिप लिखी थी ना बच्चे, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। आप सोचो, सीजियम का साइज बड़ा है बेटा। मेटेलिक बॉन्डिंग की यदि बात करें, कंपेयर देयर मेटेलिक बॉन्डिंग, कंपेयर देयर मेटेलिक बॉन्डिंग। बेटा जिसका साइज बड़ा है वहां दूरी ज्यादा है, आप सोचना।
सोच तू, अब इतना बड़ा बड़ा समर्थ यहाँ बैठा हुआ है, निकुंज यहाँ बैठा हुआ है, आलिया यहाँ पर है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? और इनके साइज छोटे छोटे कर दो, समर्थ, निकुंज, आलिया। अब ज्यादा अट्रैक्शन है कि ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन है? कहाँ पर ज्यादा अट्रैक्शन है? फ्रेंडशिप छोड़ बेटा, रेडियो एक्टिव होता है उसके अपन प्रॉपर्टीज की बात नहीं करते हैं ना। यहाँ अट्रैक्शन ज्यादा है ना, तो साइज छोटा होगा तो मेटलिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। सिंपल सिंपल लिटिल स्टार। अपन चीजों को समझ रहे हैं ना, साइज छोटा होगा तो मेटलिक बॉन्डिंग ज्यादा होगी, और साइज बड़ा होगा तो मेटलिक बॉन्डिंग कम होगी बच्चों। तो वी कैन कंपेयर द मेटलिक बॉन्डिंग। सो द आंसर इज मेटलिक बॉन्डिंग लिथियम की ज्यादा होगी देन सोडियम, मीडियम देन सीजियम, बिकॉज metallic bonding inversely proportional to size. Please don't ask me what is MB. Inversely proportional to size. I hope so सब बच्चे बात को समझ गए होंगे. Therefore, metallic bonding increases on moving from left to right. First group to 13th group. फिर ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, इसको मत लिखो, इसको मत लिखो, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, ये आपको बहुत बैड पिक्चर दे देगा एक तरीके से, है ना। हम तो देखेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, क्योंकि यहाँ डी ब्लॉक भी तो कंपेयर करना पड़ेगा। मेटलिक रेडियस इज ग्रेटर, कितने क्वेश्चन पूछते हो यार तुम लोग, मतलब सर नॉन मेटल विल हैव हाईएस्ट मेटलिक बॉन्डिंग, ठीक कुछ भी मतलब। सो मेटलिक बॉन्डिंग इज मोर accurate for all others, so metallic radii is most accurate for all. इस coordinate bond भी पढ़ेंगे क्या सर? कोऑर्डिनेट, इसीलिए तो मैं आपके क्वेश्चंस नहीं देखता, क्योंकि तुम लोग क्वेश्चन जो होते हैं ना वो बहुत मतलब कुछ भी, हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे। अब देखो टाइम वेस्ट भी कर दिया, बोल रहा नॉन मेटल में क्या मेटलिक बॉन्डिंग बेस्ट होगी, कुछ भी बोलते हो, मतलब कुछ सोचते समझते नहीं। नॉन मेटल में मेटलिक बॉन्डिंग कैसे हो गया? नॉन मेटल में मेटलिक बॉन्डिंग कैसे हो गया? मैं पढ़ ही नहीं रहा हूँ आपका क्वेश्चन। नॉन मेटल में मेटलिक बॉन्डिंग कैसे होगी? इट कैन नॉट बी देयर। तो सिर्फ इसीलिए तो 3 एग्जाम्पल लिखा है, सोडियम, पोटेशियम और ये, और मैंने वो विड्रॉ कर लिया वहां से, वरना प्रॉब्लम होती। मैं कुछ लिखने जा रहा था, फिर मैंने छोड़ो फालतू में कंफ्यूजन हो। क्लियर थी बात? मेटलिक बॉन्डिंग कहाँ मिलेगी आपको? सोडियम फैमिली में, लिथियम फैमिली में मिलेगी, मैग्नीशियम कैल्शियम फैमिली में मिलेगी, और उसके बाद एल्युमिनियम वाले में मिलेगी मेटलिक बॉन्डिंग। सब में थोड़ी ना मेटलिक बॉन्डिंग मिलेगी, एल्युमिनियम वाले में भी सब में नहीं मिलेगी, बोरॉन में काहे की मेटलिक बॉन्डिंग। समझ ला, समझ ला। तो द थिंग इज दैट मेटलिक बॉन्डिंग सिर्फ मेटल्स में मिलती है, नॉन मेटल्स में थोड़ी ना मिलेगी यार। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं 3D सीरीज का आपको साइज का ऑर्डर बता रहा हूँ, ये रटने का है। ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ 3D सीरीज, रीजंस मैं बता दूंगा उसके, लेकिन पहले याद कर लो क्या ऑर्डर है। ऑर्डर ये है, साइंस टीचर याद में सब करा दूं, लेकिन सिर्फ उनको जो पढ़ाई करेंगे। साइंस टीचर जिनके पास तरह तरह के कारण होते हैं मूर्ख बनाने के लोगों को, झकास मन वाली साइंस टीचर, झकास मन वाली, कचरा कूड़ा फेंको नी, कचरा कूड़ा फेंको नी। क्या पढ़ा है मैं आपको? साइंस टीचर झकास मन वाली, झकास मन है ये दोनों बराबर है, और झकास मन मतलब झकास और मन बराबर है, वाली कचरा कूड़ा फेंको, फेंको में भी Fe और कोबाल्ट बराबर है। तो Sc ग्रेटर देन टाइटेनियम ग्रेटर देन जिंक इक्वल टू Mn ग्रेटर देन वेनेडियम ग्रेटर देन मन वाली कचरा, कचरा कूड़ा, कचरा मतलब क्रोमियम और कूड़ा मतलब कोबाल्ट, फेंको Fe, तो कचरा कर दिया मैंने, कचरा कूड़ा, मैंने कचरा कूड़ा फेंको नी, ये तो कचरा हो गया Cr, और कूड़ा कैडमियम, कैडमियम कहाँ से आएगा ना, कॉपर, कूड़ा इज कॉपर,
कूड़ा इज कॉपर, फेको CO को, फेको FeN कोबाल्ट आर बराबर मी। इनफैक्ट ये तीनों लगभग बराबर होते हैं। क्या सबको शॉर्ट फॉर्म समझ में आ गया? साइंस टीचर झकास मन वाली, कचरा, कचरा रा, कचरा CR, कूड़ा CU, CU, को कोबाल्ट फेको। आ गया? सब लोग को याद हो गया? साइंस टीचर झकास मन वाली, कचरा कूड़ा फेको नहीं। क्लियर? सारे मेरे पर्सनल बनाए हुए, कहीं से नहीं तोपे हुए, खुद बनाए घर पे बैठ के, इन हाथों से बनाया, मैं इन हाथों से बनाया। ठीक है ना? ये 3D सीरीज का ऑर्डर है बेटा। तो 3D सीरीज में रेगुलर ऑर्डर नहीं होता, इसका साइज का रेगुलर ऑर्डर नहीं होता, बढ़ता घटता रहता है। ठीक है ना? सो इट इज नॉट रेगुलर। तो यदि कोई बोले इन पीरियोडिक टेबल एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द ऑर्डर ऑफ साइज इज नॉट रेगुलर, सो यू कैन टेक दैट फैक्ट। स्पेशली फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड तो ये बात बहुत सही हो जाती है, फोर्थ पीरियड ऑनवर्ड तो ये बात बहुत सही हो जाती है कि रेगुलरिटी ऑफ ऑर्डर इज नॉट देयर। ओके बेटा? ओके बेटा? छोड़ो खुशी, यू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम टीचिंग। ठीक है बेटा? जो जरूरी है वो जरूर आ जाएगा सिलेबस में, आप टेंशन मत लो, है ना? आप टेंशन मत लो। ये आता है क्या, वो आता है क्या, ये सब क्वेश्चंस आप लोग मेरे से पूछते हो ना, मेरे को बहुत गुस्सा आती है इस बात पे। क्यों क्यों पूछते हो? आपको क्या लग रहा है मैं छोड़ दूंगा और आपको आप पूछ लोगे और वो एग्जाम में आ जाएगा? आप टेंशन मत लो, जो आता है इसमें क्या समझ में नहीं आया वो बोलो, जो आने वाला है उसके बारे में मत पूछो। ये मत पूछो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे। आगे बढ़ो, मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं मिटा दूं, डन 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 डन। सब लोग का हो गई, सब लोग का हो गई। ठीक, तो ये आपने डी ब्लॉक के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। अब मैं जो हूँ 5:16 हो गए हैं, मेरे पास 4 मिनट पढ़ाने के लिए। एक बात और आप समझना बेटा कि साइज जो होता है वो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है बेटा? साइज डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है बेटा? बढ़ता है। साइज डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। सबसे ज्यादा साइज जो बढ़ता है ऑर्डर वाइज, वो किन दो पीरियड्स के बीच में बढ़ता है? किन दो पीरियड्स के बीच में बढ़ता है? सेकंड और थर्ड पीरियड के बीच में बढ़ता है। ठीक है? मैं जनरली बेटा फ्रेंसियम, कुछ बच्चे पूछते हैं फ्रेंसियम की, उनको बहुत याद आती है कि फ्रेंसियम के बारे में बताओ। इसलिए नहीं बताता, वो रेडियो एक्टिव होता है, और रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज इन जनरल हम पढ़ते नहीं है क्योंकि उनके न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होते। तो इसलिए मैं फ्रेंसियम छोड़ देता हूँ हर बार। ठीक है ना? वैसे कोई पूछे कि नीचे जाने पे क्या होगा, तो जो रेगुलर ट्रेंड है वो फ्रेंसियम में लगा देना। जो भी हो रहा हो, रेडियाई बढ़ रहा है, मेटलिक बॉन्डिंग कम हो रही है, तो आप रेगुलर ट्रेंड लगा देना, है ना? यदि कोई एक्सेप्शन आएगा तो मैं आपको लिख के दूंगा। नॉर्मली फ्रेंसियम इज नॉट आस्क्ड बिकॉज इट इज रेडियोएक्टिव, तो उसकी प्रॉपर्टीज स्टडी नहीं की जाती हैं। ठीक है बेटा? उसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता। ओके चलो, इतनी मेहनत से इसको मिटा दिया मैंने। एक बात लिख भी देता हूं मैं आपको, बोलूं तो जैसे कि दो एक्सेप्शन है पीरियोडिक टेबल में साइज के, है ना? गैलियम का साइज जो होता है बेटा वो एल्युमिनियम से छोटा होता है। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं जबकि अपन डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, लेकिन गैलियम का साइज एल्युमिनियम से छोटा होता है बेटा। एल्युमिनियम का साइज जो होता है गैलियम से बड़ा होता है। एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। ठीक है बेटा? इसके अलावा जिरकोनियम का साइज जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू हाफेनियम होता है। अगेन एक्सेप्शन, अगेन एक्सेप्शन। आपका काम है आप हाफोनियम जिरकोनियम की पोजीशन देखना कहां पर है, आप तो देख लिए। और जिरकोनियम आई सपोज इट इज 46, चेक कर लेना एक बार सही लिखा है कि नहीं लिखा है। 46 तो नहीं आ रही है। जिरकोनियम क्या होगा? जिरकोनियम क्या होगा? 39 के बगल में 40, 39 नीचे, भूल गया मैं तो। इसके जस्ट ऊपर देखना कितना आएगा। 8 जिरकोनियम कितना है? 40 है। ओके इट्स 40, 40 हो गया। ठीक है ना? एल्युमिनियम गैलियम, ये दो एक्सेप्शन है ना? और एक बात याद रखना बेटा, साइज ऑफ फिफ्थ सिक्स्थ पीरियड is almost same
स्पेशली इन डी ब्लॉक 4th to 12th को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, लेकिन ये आएगा आगे चल के, मैं आपको इसका रेफरेंस दूंगा इसलिए बोल रहा हूँ। इट इज ऑलमोस्ट द सेम। मतलब यदि आप डी ब्लॉक को देखोगे बेटा, तो 5th पीरियड और 6th पीरियड के मेंबर के बीच में साइज का डिफरेंस बहुत नेग्लिजिबल है, बहुत कम होता है। ठीक है ना? टाइम हो गया, मुझे पता है टाइम हो गई। अब चलो आज का विराम यहाँ पर लेते हैं। आज जो आपने ज्ञान प्राप्त किया, सही किया है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा वो करूंगा, क्या कहते हैं उसको, वो कर दूंगा, क्या कर दूंगा, रात को एक क्विज टाइप का दे दूंगा आप लोगों को, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर लेना। ठीक है बेटा? चलो अब आज के लिए विराम लेते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बाय बाय, टाटा, सी यू बच्चों। बाय बेटा।